बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, इस वीडियो में हम नाइन्थ बायो के न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज चैप्टर 6 एंजाइम्स। हमारा पहला एसएलओ जो है वो बड़ा सिंपल सा है, जो हमें कह रहा है कि हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करें। अब ये टर्मिनोलॉजी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं मल्टीपल ओकेजन्स पे कि आपके सेल में ये जो तमाम तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इन्हीं को आप मेटाबॉलिज्म भी बोलते हो। नया हम ये पढ़ेंगे कि आगे इसकी भी दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। और एसएलओ हमें कह रहा है कि जब आप इन दो टाइप्स को डिफाइन करो ना, तो इनकी एग्जाम्पल्स भी दो। ठीक हो गया। नॉलेज टॉपिक इससे जो एक्सपेक्ट किया है हमने वो है अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिज्म या सिंपल मेटाबॉलिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा ही तब है जब उसके सेल में, बॉडी में मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो। एक सेल में जनरली जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, लिटरेचर में कोई फिक्स इसका स्टैट या नंबर नहीं है, लेकिन बाज लिटरेचर में आप देखते हो ये हजारों की तादाद में होते हैं। आप इमेजिन करें कि लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल जो है, इसमें आपके पास मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस एट अ टाइम चल रहे होते हैं। और आप खुद देखो, लॉजिकल सी बात है, ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम केमिस्ट्री में भी अंडरस्टैंड करते हैं, इनमें असल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। पुराने बॉन्ड्स टूटे, आपने एनर्जी यूज की, नए बॉन्ड्स बने, आपको एनर्जी मिली, एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी मुसलसल ट्रांसफर हो रही है। अब लाइफ जो है उसे ये एनर्जी कहीं यूज करनी पड़ रही है कुछ नए कंपाउंड्स बनाने के लिए, कहीं उसे इस एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है ताकि जरूरत के वक्त सेल को अपना फंक्शन करते वक्त ये एनर्जी अवेलेबल हो। अब इतने सारे केमिकल रिएक्शन जब हो रहे हैं, तो आपके इल्म में होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हर केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ हीट कंज्यूम करनी पड़ती है स्टार्ट के अंदर। अब सेल जो है ये इतनी एनर्जी कहां से लाए कि हर सेकंड जो हजारों केमिकल रिएक्शंस हैं उसके ऊपर वो एनर्जी स्पेंड करे। यहां फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का। ये थोड़ा सा मैं आपका ग्राउंड बना रहा हूं। आप इस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम बोलते हो। वो क्या करता है, वो सेल के लिए ये जो एनर्जी सेल ने यूज करनी है केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए, वो उस एनर्जी की अमाउंट कम करवा देते हैं ताकि सेल को केमिकल रिएक्शन यूज करते वक्त कम से कम एनर्जी यूज करनी पड़े और वो मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी को अवेलेबल बना सके। ठीक है। ये एंजाइम्स किस तरह काम करते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमने आने वाले एसएलओज में इसी चैप्टर में कवर करना है। लेकिन वो एंजाइम जिन केमिकल रिएक्शंस को वकू पजीर होने में आसानी कर रहे हैं, इन्हीं को हम कलेक्टिवली कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म, जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यही वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल को कुछ बना के दे रहे हैं और इस दौरान किसी चीज की ब्रेकडाउन भी कर रहे हैं। और जब सेल के अंदर चीजों की ब्रेकडाउन हो रही है, सिंथेसिस हो रही है, तो इस सारे प्रोसेस के दौरान आप देखते हो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है जो सेल को असल में चाहिए। तो आपके पास लाइफ पॉसिबल ही नहीं है इन केमिकल रिएक्शंस के बगैर। ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। आपके पास ग्रोथ हो रही है या एनवायरनमेंट में आने वाली चेंजेस को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसके मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर रहे हो, इन तमाम चीजों के लिए, ये जो बेसिक जरूरियात हैं लाइफ की, इन सब के लिए एनर्जी का होना जरूरी है, केमिकल रिएक्शंस का होना जरूरी है। तो आप ये जो सेट ऑफ ऑल दीज केमिकल रिएक्शन है, आप इसे कहते हो कि ये मेटाबॉलिज्म है जो कि ऑर्गेनिज्म को उसकी लाइफ मेंटेन करने में हेल्प देता है। ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म जो है, इस दौरान जरूरी नहीं है कि जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हुआ, कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स आए जिन्हें हम बायो में सबस्ट्रेट कहते हैं, एंजाइम आया, उसने उनको रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना दिया। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये सीरीज में चलते हैं, चेन में हो रहे होते हैं। आप देखते हो कि जो आपका सबस्ट्रेट है और आपका जो प्रोडक्ट है, इसके दरमियान बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
यानी आसान अल्फाज में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस कई मराहल में, कई स्टेप्स में हो रहा होता है। फिर हर स्टेप में आप देखते हो डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। ये जो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या अब अगर मैं आपको कहूं मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि हम ये टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये जो सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, इसके लिए हम फिर टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज, कि ये वो आपके पास कंप्लेक्स नेटवर्क होता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन यानी केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं। इनमें फिर आप देखते हो कि इन मेटाबॉलिक पाथवेज के दौरान मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ये असल में उसकी शेप चेंज करना ही है ना, कि आपके पास जो सबस्ट्रेट है आपने उसके बॉन्ड्स ब्रेक किए और उसके नए बॉन्ड्स बनाए, तो आपने देखा वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज हो गया, यानी उसकी फॉर्म चेंज होगी। ये सब आपके पास होता है मेटाबॉलिक पाथवे में। अब इस मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान मैंने कहा मल्टीपल रिएक्शंस हैं। इस रिएक्शन में वो जो आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, जो सबस्ट्रेट है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बीच में आप देखते हो बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे होते हैं जिनको बार बार हर एंजाइम आता है उनको चेंज करता है, तब जाके फाइनली प्रोडक्ट बनता है। आप इन कंपाउंड्स को मेटाबोलाइट्स बोलते हो। मेटाबोलाइट्स क्या है? जो मेटाबॉलिज्म के दौरान यूज हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक हो गया, ये टर्मिनोलॉजीज आपको बस इंट्रोड्यूस करवाई है। होता क्या है इन मेटाबॉलिक पाथवेज में, अभी समझा के आया हूं, एनर्जी ट्रांसफर। और ये केमिकल रिएक्शंस आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स के अंदर भी होते हैं, सेल्स के बाहर भी होते हैं। हम एग्जांपल पढ़ेंगे, हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये आपके पास मैंने उस सारे प्रोसेस की समरी दे दी है। मेटाबॉलिक पाथवेज लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और ये दो तरह के हैं। एक को आप कहते हो कैटाबॉलिज्म और दूसरे को आप बोलते हो एनाबॉलिज्म। आप इस डायग्राम को देख लोगे तो आपके पास इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। जब आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल बनाए ना, तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसे आप कहते हो एनाबॉलिज्म। और स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एटीपी यूज होता है, यानी कि इन रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट कर दो, आप लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाओ, तो इस दौरान आप देखते हो आपके पास एटीपी बनेगा। कैसे बनेगा? कि वो एनर्जी जाएगी एडीपी को और एडीपी आगे एटीपी बना देगा। इसे आप कहते हो कैटाबॉलिज्म। यानी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दूसरे में उनकी ब्रेकडाउन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। क्या आपके पास समरी है? हम एसएल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको सिर्फ डिफाइन करते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? जहां पे लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। सिंपल। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। आपने ये पॉइंट इसलिए याद रखे हैं ताकि आप डिफरेंस लिख सको। अगर आपके पास दोनों में डिफरेंस आए तो आप बता सको। ये जो एनर्जी रिलीज हुई, सेल चाहता है मैं इसे आने वाले वक्त में इस्तेमाल में लाऊं, तो वो क्या करता है? इसे एटीपी के अंदर स्टोर कर देता है। एग्जाम्पल सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हम जनरली अगर कहूं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो आप देखते हो उस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, ये मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी है। ग्लूकोज के अलावा और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। ये देखो, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेट्स से शुगर, जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे सिंपल कंपाउंड में ब्रेकडाउन किया और इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई। और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हो। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की जो डाइजेशन है, ये बच्चों किसकी एग्जांपल है? मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द सेल। यहां आप देखते हो सेल के बाहर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म। और आपकी वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटीज हैं, उनमें फिर इन लार्ज फूड मॉलिक्यूल से स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, प्रोटीन से अमीनो एसिड, लिपिड से फैटी एसिड। ये क्या है? कैटाबॉलिज्म। इसके ऑपोजिट एनाबॉलिज्म, जिसमें आप देखते हो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल से, और इसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस है, जिसमें आप देखते हो राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए मिल रहे हैं और डीएनए से आने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमीनो एसिड्स को मिला के प्रोटीन बना रहे हैं।
मैंने राइबोसोमल आरएनए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो उसमें मौजूद है। ये देखो, ये आपके पास वो जिफ है, हमने पहले भी देखी हुई है कि किस तरह से ट्रांसफर आरएनए नए अमाइनो एसिड्स को लेकर आ रहा है और हमारे पास अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन बना रहे हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? रेस्पिरेशन का ऑपोजिट, कि आपके पास ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये रिएक्ट कर रहे होते हैं और बड़ा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली मेटाबॉलिज्म और उसकी जो दो टाइप्स है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उसको हमने डिफाइन किया विद एग्जांपल। इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से इसको अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन बैंक को, वर्कशीट को प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एसएलओ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।